नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के अनुसूचियाँ भारतीय संविधान के अनुसूचियाँ के बारे में अध्ययन करेंगे। उससे पहले एक बेसिक चीज़ आपको बता देता हूँ। भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद 22 भाग 395 अनुच्छेद 22 भाग और अनुसूची है 12। वर्तमान समय में जो भारत का संविधान है उसमें 395 अनुच्छेद 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। इसके साथ एक प्रस्तावना भी है। भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद 22 भाग और वर्तमान समय में 12 अनुसूचियां भी है। इसके साथ एक प्रस्ताव है। जब भारत का संविधान बना उस समय 8 अनुसूचियां ही थी। कितनी? 8 अनुसूचियां ही थी। 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई है। ये बाद में जोड़ी गई है तो वर्तमान में कितनी अनुसूची हो गई? 12 अनुसूची। इन 12 अनुसूचियों में क्या क्या प्रावधान है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। इन 12 अनुसूचियों में क्या क्या दे रहे हैं उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अनुसूची फर्स्ट, अनुसूची 1 में भारत में जितने भी राज्य हैं, केंद्र और राज्य, इनके बारे में बताया गया। भारत में संघ और राज्य क्षेत्र, इसके बारे में बताया गया है। अनुसूची 1 में संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। जैसे अभी वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश। अनुसूची 1 में संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। अब अनुसूची 2 में क्या बताया गया है? अनुसूची 2 में है वेतन और भत्ता। तो वेतन के बारे में है, कौन कौन से व्यक्ति को कितना वेतन मिलेगा उसके बारे में अनुसूची 2 में दे रखा है। जैसे वर्तमान समय की बात करें, वो भारत का राष्ट्रपति है। इसको 5 लाख रुपए, जो भारत का राष्ट्रपति है इसको कितने? 5 लाख रुपए। भारत के राष्ट्रपति को 5 लाख रुपए। और भारत के राष्ट्रपति को कितने रुपए मिलेंगे? 5 लाख रुपए। भारत का जो राष्ट्रपति है उसको 5 लाख रुपए। भारत का उपराष्ट्रपति है उसको 4 लाख रुपए। भारत के राष्ट्रपति को 5 लाख रुपए, ये प्रति महीना है। कितना? प्रति महीना है। जबकि उपराष्ट्रपति कितना है? 4 लाख रुपए। उपराष्ट्रपति को 4 लाख रुपए। इसी प्रकार जो राज्य के राज्यपाल होते हैं उन्हें 2,80,000 रुपए
राज्यपाल को 2 लाख, राज्यपाल को 3,50,000, 3.5 लाख रुपए राज्यपाल को। उसी प्रकार जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य जो न्यायाधीश होता है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, इसको मिलता है 2,80,000 रुपये, 2,80,000 रुपये। जबकि सुप्रीम कोर्ट के जो अन्य न्यायाधीश हैं उन्हें सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश को कितने मिलेंगे? 2.5 लाख। सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश को 2.5 लाख रुपए। इसी प्रकार भारत में जितने भी हाई कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश को, उसके मुख्य न्यायाधीश को भी 2.5 लाख रुपए, और हाई कोर्ट के जितने अन्य न्यायाधीश हैं उन्हें 2,25,000। तो अनुसूची 2 में वेतन भत्ते के बारे में बता रहे हैं। राष्ट्रपति को कितनी? प्रति महीना 5 लाख रुपए, और उपराष्ट्रपति को 4 लाख रुपए, राज्यपाल को 3.5 लाख रुपए, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 रुपए। इसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश हैं उनको 2,50,000 रुपए, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को 2,50,000 रुपए। इसी प्रकार हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीश को 2,25,000। तो अनुसूची 2 में वेतन के बारे में बताया गया है। इसके बारे में वेतन के बारे में, वेतन और भत्ते के बारे में बताया गया है कि किसको कितना वेतन मिलेगा, क्या किसको कितना वेतन मिलेगा, वो अनुसूची 2 में बताया गया है। इसी प्रकार अनुसूची 3 में शपथ का प्रावधान, क्या है? शपथ का प्रावधान है। ये अनुसूची महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। कैसे? जो अनुसूची 3 है इसके बारे में शपथ का प्रावधान है। अब 2 और 3, अनुसूची 2 और 3 में, इनमें क्या अभी तो कंफ्यूज नहीं हो, बाद में एग्जाम समय में आएगा कि अनुसूची 2 में क्या प्रावधान। कंटिन्यू लिखा है, वेतन है, शपथ है, राज्यसभा की सीटें हैं या संघराज्य क्षेत्र। इस प्रकार से आपके ऑप्शन आएंगे। तो जो अनुसूची 2 में क्या है, तो आप उस टाइम में शपथ लिख दोगे, वेतन को भूल जाओगे क्योंकि ये सेम है, पास में। तो इसको क्या याद करना, कैसे याद करोगे आप कि जितने भी नेता होते हैं वो क्या करते हैं, पहले पैसा लेते हैं फिर लेते हैं शपथ। क्या? पहले पैसा लेंगे फिर लेंगे शपथ। तो इस हिसाब से आपको याद हो जाएगा कि अनुसूची 2 में क्या है। अनुसूची 2 में तो वेतन है, अनुसूची 3 में क्या है? अनुसूची 3 में शपथ का प्रावधान। तो इसमें शपथ का प्रावधान किस किस के लिए है? तो जो संघ के मंत्री है, संघ के मंत्री, संसद के सदस्य, इसमें शपथ का प्रावधान किस प्रकार है? संघ के मंत्री, संसद के सदस्य, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के नियंत्रण व महालेखा परीक्षण। इसके बाद में है राज्य के मंत्री, कौन? राज्य के मंत्री, फिर विधानसभा के या विधानमंडल के सदस्य, विधानमंडल के सदस्य। इसके बाद में ये हाई कोर्ट के न्यायाधीश, कौन आएंगे? हाई कोर्ट के न्यायाधीश। तो इस प्रकार क्या है, इस प्रकार इनके शपथ का
शपथ का अनुसूची 3 में प्रावधान। तो कितने? 7। 1 2 हाईकोर्ट के न्यायाधीश 3, के जितने भी अध्यक्ष सदस्य होते हैं वो इसी के तहत, राज्य के जितने भी मंत्री, विधानमंडल के राज्य के जितने भी विधानमंडल है उसके सदस्य और हाईकोर्ट के न्यायाधीश। इस प्रकार इन 7 पदाधिकारियों के शपथ का उल्लेख है। इनके 7 पदाधिकारी के शपथ का उल्लेख है। अब यहाँ एक नोट करने वाली बात यह है कि जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, ये तीन ऐसे व्यक्ति हैं जिनका क्या है, जिनका संविधान में शपथ का प्रावधान नहीं है या अनुसूचियों में क्या, इनका अनुसूचियों में शपथ का प्रावधान नहीं है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, ये 3 ऐसे व्यक्ति हैं जिनका क्या नहीं है, इनका शपथ का प्रावधान किसमें नहीं है, इनका अनुच्छेद में नहीं है। किसमें? अनुसूचियों में। इनके शपथ का प्रावधान अनुसूची में नहीं है, इनका प्रावधान है अनुच्छेद। ये 3 व्यक्ति ऐसे हैं जो अनुसूची 3 के तहत शपथ नहीं लेते हैं। इनके लिए अनुच्छेद में अलग से दे रखा है। तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 60 के तहत शपथ लेता है, उपराष्ट्रपति 69 और राज्यपाल 159। तो ये चीज भी आपको ध्यान में होनी चाहिए कि इनका जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, जो राज्यपाल है, इनका शपथ का प्रावधान इस अनुसूची में नहीं है। इनके लिए अनुच्छेद अलग से शपथ का प्रावधान लिखा गया है। तो शपथ के प्रावधान में पहले आएंगे संघीय मंत्री, उसके बाद में आएंगे संसद के सदस्य, फिर सुप्रीम कोर्ट के जितने भी न्यायाधीश हैं उनके बारे में शपथ का प्रावधान, फिर के सदस्य व अध्यक्ष इसके, फिर राज्य के मंत्री, फिर राज्यों के विधानमंडल के सदस्य और हाईकोर्ट के न्यायाधीश। इनके शपथ का प्रारूप अनुसूची 3 में। किसमें? अनुसूची 3। इसी प्रकार राष्ट्रपति का किसमें? राष्ट्रपति का अनुच्छेद 60 में है, उपराष्ट्रपति का 69, राज्यपाल का 159 में शपथ का प्रावधान है। 159 में शपथ का प्रावधान है। तो ये चीज भी आपको ध्यान में होनी चाहिए। इसके बाद में अनुसूची 3 के बाद में है अनुसूची 4। अनुसूची 4 इसमें क्या है, जो राज्यसभा की सीटें, राज्यसभा की सीटों का आवंटन, राज्यसभा की सीटों का आवंटन वो किसमें है? वो अनुसूची 4 में दे रखा है। जितने भी राज्यसभा की सीटें हैं उनका किसमें दे रखा है? इसमें अनुसूची 4 में दे रखा है, अनुसूची 4। इसके बाद में अनुसूची 5 और 6, इसमें जितने भी जनजातीय क्षेत्र हैं, जनजातीय क्षेत्र, उसके बारे में अलग से प्रशासन करने का अधिकार है। यह अनुसूची 5 और 6 में ये जो टीएसपी एरिया आता है, जनजातीय क्षेत्र आता है, उसके बारे में अनुसूची 5 और 6 में प्रावधान है। इसके बाद में है अनुसूची 7। अनुसूची 7 इसमें क्या है? अनुसूची 7 में सूचियों के बारे में, किसके बारे में? सूचियों के बारे में। तो कौन कौन सी सूचियों के बारे में है? तो इसके बारे में भी अध्ययन कर लेते हैं। इसको बिना रहा हूँ। 1 में तो संघराज्य क्षेत्र, अनुसूची 2 में है वेतन के बारे में, अनुसूची 3 में है, अनुसूची 3 में शपथ, अनुसूची 4 में है राज्यसभा की सीटों का आवंटन, अनुसूची 5 और 6 जनजातीय क्षेत्र के बारे में है, अनुसूची 7 सूचियों के बारे में।
किसके बारे में? सूचियों के बारे में। अनुसूची 7, जो अनुसूची 7 है ये किसके बारे में? सूचियों के बारे में। इसमें क्या है? भारत क्या है? संघात्मक, भारत ने संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाया है। भारत ने संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाया है। इसमें क्या होता है? इसमें केंद्र और राज्य में शक्तियों का विभाजन होता है। केंद्र के पास भी शक्तियाँ होती है और राज्य के पास भी शक्तियाँ होती है। संघात्मक शासन प्रणाली के बारे में बताया है। इसमें क्या केंद्र के पास भी शक्तियाँ होती है, राज्य के पास भी शक्तियाँ होती है। लेकिन हमने थोड़ा अमेरिका से विपरीत लिया है कि भारत में सूचियाँ एक तो होती है संघ सूची या केंद्र सूची। संघ सूची, एक राज्य सूची और एक समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। जो संघ सूची है ये और राज्य सूची हमने कन्नाडा से प्रभावित होकर लिए। इससे ये दोनों हमने कन्नाडा से प्रभावित होकर लिए। इससे कन्नाडा से प्रभावित होकर लिए। इसी प्रकार जो समवर्ती सूची है ये हमने ऑस्ट्रेलिया से, किससे? ऑस्ट्रेलिया से प्रभावित होकर लिए। इसी प्रकार संघ सूची और राज्य सूची ये कन्नाडा से प्रभावित होकर लिए है। लेकिन जो समवर्ती सूची है ये हमने ऑस्ट्रेलिया से, कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से प्रभावित होकर लिए। तो संघ सूची और राज्य सूची, संघ सूची और राज्य सूची, इसमें क्या होता है? इसमें जो कानून बनाएगा वो सिर्फ केंद्र बना सकता है। इसमें कानून कौन बनाएगा? सिर्फ केंद्र सरकार बनाएगी। जो राज्य सूची है इसमें कानून कौन बनाएगा? इसमें राज्य विधानमंडल बनाएगी, राज्य बनाएगा। लेकिन जो समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची में कानून कौन बनाएगा? समवर्ती सूची में कानून केंद्र और राज्य मिलके बनाएंगे। जो समवर्ती सूची है इसमें कानून कौन बनाएगा? केंद्र और राज्य मिलके बनाएंगे। और जो समवर्ती सूची है अगर इस पे जो कानून केंद्र और राज्य मिलके बनाते हैं इसमें टकराव या विवाद की स्थिति आ जाती है। किसकी? टकराव या विवाद की स्थिति आ जाती है। तो क्या होता है? इसमें किसका कानून मान्य होगा? वो केंद्र सरकार या संघ सरकार का कानून मान्य होगा। तो इसमें इनके जो सूचियों के विषय हैं उनको निर्धारित कर रखा है कि कितनी सब्जेक्ट या कितने विषय इनमें आएंगे। तो भारतीय संविधान के अनुसार संघ सूची में 97 कितने 97 विषय हैं, जबकि राज्य सूची में 66 और समवर्ती सूची में 47 इतने विषयों के बारे में बता रखा है। संघ सूची में 97, राज्य सूची में 66 और समवर्ती सूची में 47 विषयों के बारे में बता रखा है। तो यहाँ एक चीज है, यहाँ से भी आजकल क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब 1935 का एक या अधिनियम बना था उस समय संघ सूची में कितने विषय थे? उस समय संघ सूची में कितने विषय थे? उस समय संघ सूची में 59 विषय थे, जबकि राज्य सूची में 54 और समवर्ती सूची में 36 ये विषय थे। तो ये भी आपको याद करनी है। वर्तमान समय में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची इन तीन सूचियों के बारे में बता रखा है। संघ सूची में कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार। राज्य सूची पे राज्य सरकार। समवर्ती सूची पे केंद्र और राज्य मिलकर बनाएंगे। लेकिन जब समवर्ती सूची पे ऐसे कानून बनते हैं और उन पे विवाद होते हैं तो केंद्र सरकार का बनाया हुआ कानून ही मान्य होगा। तो इसमें विषय कौन से होंगे? इसमें संघ सूची में 97 विषय हैं, राज्य सूची में 66 और समवर्ती सूची में 47 सब्जेक्ट है या विषय। कितने? 47 सब्जेक्ट या विषय। उसके बाद में जो 1935 का अधिनियम पारित हुआ था उस समय संघ सूची में 59, राज्य सूची में 54 और समवर्ती सूची में 36 विषय थे। कितने? 36 विषय थे। तो ये भी आपके ध्यान में होना चाहिए। 42वां संविधान संशोधन किया गया 1976। 42वां संविधान संशोधन किया गया 1946 में। इसमें जो राज्य सूची के विषय थे उसको किस में बदल दिया गया? उसको समवर्ती सूची में
डाल दिया गया। इसके राज्य सूची के जो विषय थे उसको किस में डाल दिया गया, उसको समवर्ती सूची में डाल दिया गया। तो इसमें कौन कौन से डाले थे, शिक्षा, परिवार नियोजन, नापतोल और जनसंख्या नियंत्रण, इस तरह के विषय किस में डाल दिए गए, समवर्ती सूची में। तो ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। उसके बाद में आता है अनुसूची 8। क्या आता है, अनुसूची 8। अनुसूची 8 में क्या प्रावधान है, अनुसूची 8 में क्या प्रावधान है, क्या पता है। अनुसूची 8 के तहत क्या, अनुसूची 8 के तहत, अनुसूची 8 इसमें भाषा का, लैंग्वेज, वर्तमान समय में अनुसूची 8 में 22 भाषाएं हैं। वर्तमान समय में अनुसूची 8 में कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं। कितनी, अभी वर्तमान समय में 22 भाषाएं। यहाँ पे एक चीज देखना, इन जो 22 भाषा है इसमें इंग्लिश भाषा नहीं है। कौन सी, इंग्लिश लैंग्वेज इस अनुसूची 8 में नहीं है। जो 22 भाषा है उसमें इंग्लिश भाषा नहीं है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। कौन सी, इंग्लिश लैंग्वेज ये नहीं है। इसके बाद में आता है अनुसूची 9। अनुसूची 9 में क्या प्रावधान है, अनुसूची 9 ये बाद में जोड़ी गई। 9, 10, 11, 12 ये अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई। अनुसूची 1 से 8 तक भारत का संविधान बना उस समय तक अनुसूचियां 1 से 8 तक थी, लेकिन 9, 10, 11, 12 ये 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई। तो 9वीं अनुसूची में ये कब जोड़ी गई, ये जोड़ी गई प्रथम संविधान संशोधन 1951 में किया गया। जो अनुसूची 9 है इसमें प्रथम संविधान संशोधन 1951 में किया गया। इसको संशोधित करके भूमि सुधार से संबंधित अनुसूची 2 में रखा गया। भूमि सुधार से संबंधित जो भी कानून है वो किस में रखा गया, वो रखा गया अनुसूची 2 में। जितने भी भूमि सुधार संबंधी कानून है वो अनुसूची 2 में रखा गया। इसमें 284 कानून है। भूमि सुधार संबंधी कितने कानून है, 284। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनने के ज्यादा से ज्यादा चांस है। उसके बाद में है अनुसूची 10। अनुसूची 10 इसमें क्या प्रावधान है, इसमें दल बदल से संबंधित है। ये किससे संबंधित है, दल बदल से। भारतीय संविधान में 52वां संविधान संशोधन किया गया राजीव गांधी सरकार द्वारा। किसके, राजीव गांधी सरकार द्वारा 1985 में 52वां संविधान संशोधन किया गया। इसमें दल बदल से संबंधित कानून है। इसमें किससे, दल बदल से संबंधित कानून है। इसको भी आपको ध्यान में रखना होता है। इसके बाद में अनुसूची 11 क्या है, अनुसूची 11 इसमें क्या प्रावधान है, अनुसूची 11 में क्या प्रावधान है। अनुसूची 11 इसमें पंचायत राज संबंधित प्रावधान है। इसमें पंचायती राज संबंधित इसमें प्रावधान है। ये 73वां संविधान संशोधन 1993, 73वां संविधान संशोधन 1993 ये कब लागू हुआ, ये 24 अप्रैल 1993 से। इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। क्या, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 73वां संविधान संशोधन 1993 24 अप्रैल 1993 से ये लागू हुआ। और इसमें क्या था, इसमें टोटल 29 विषय, कितने, 29 विषय हैं। उसके बाद में अनुसूची 12 ये भी 74वां संविधान संशोधन
संविधान संशोधन 1993, ये 1 जून 1993 से प्रभावी हुआ। इसमें 18 विषय, कितने विषय हैं? 18 विषय। इसमें कितने विषय हैं? इसमें 18 विषय हैं। ये तो है पंचायती राज से संबंधित, किससे? पंचायती राज से संबंधित। जबकि जो अनुसूची 12 है ये शहरी निकाय से संबंधित है। किससे? शहरी निकाय से संबंधित है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो अनुसूची 11, अनुसूची 11 में है पंचायती राज। अनुसूची 11 में पंचायती राज है। 73वां संविधान संशोधन 1993, 24 अप्रैल 1993 से ये प्रभावी हुआ। इसमें 29 विषय हैं। उसके बाद में अनुसूची 12, ये 74वां संविधान संशोधन 1993, और इसमें 18 विषय हैं। ये 1 जून 1993 से प्रभावी हुआ। तो ये तो था अनुसूची के बारे में। अनुसूचियों के बारे में आज हमने अनुसूचियों के बारे में अध्ययन किया।